गुड इवनिंग एवरीवन। चलो आज शुरू करते हैं फिर कोई एक नया टॉपिक, और हम लोग को जनरल टॉपिक भी करना चाहेंगे। उसका रीज़न ये है ना कि जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आया तो आप देखो ग्लोबल वार्मिंग की तरह कुछ जनरल बातें हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। उसके बाद हमने वन यूज़ जो था सिंगल यूज़ पॉलीथीन का, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का तो करा ही दिया। गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड कुछ ले लेंगे, ठीक है। अभी एक बहुत मुद्दा है जो बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, वो है रिसेशन का, है ना। मैं ये चाहूँगी कि आप में से जितने लोग लाइव हो अभी, वो रिसेशन से रिलेटेड कुछ अपना शेयर करें, कुछ बातें शेयर करो, ताकि हम उसको कम से कम इंक्लूड कर सके जो मैं अब ऐसे लिखाने जा रही हूँ आपको उस पर, ठीक है। सबसे पहले अगर हम रिसेशन की बात करें तो ऐसे में मैंने क्या कहा था आपको कि हम लोग सबसे पहले ऐसे में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में हम रिसेशन के बारे में, उसके बारे में लिखेंगे रिसेशन होता क्या है, पहला चीज़, है ना। उसके बाद रिसेशन क्या होता है और जनरली रिसेशन में होता क्या है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में सबसे पहले रिसेशन का डेफिनेशन होना चाहिए। फिर जनरली रिसेशन हमें पता कैसे चलता है कि रिसेशन आ गया, उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद रिसेशन का असर सभी सेक्टर्स पे कैसे पड़ता है और वो एक कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे होता है रिसेशन का, वो डिस्कस करेंगे। फिर कोई भी चीज़ अगर हम लोग डिस्कस करते हैं ना, तो उसका जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है ना, जो कह सकते हैं बिल्कुल इतिहास पे अपना छाप छोड़ा है, हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम ग्रेट डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि रिसेशन से बचा कैसे जाए या रिसेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए और सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, राइट। आपको जिसके बारे में जो जानकारी हो, जो चाहते हो आप इंक्लूडेड होना चाहिए। आप जैसे ऑटो सेक्टर बोल रहे हो, ऑटो सेक्टर में जानते हो क्या है, मैं आपको बताती हूँ साहिल, क्यों इतना मजाक उड़ा आपके निर्मला सीतारमण जी का। इसीलिए क्योंकि सिर्फ ऑटो सेक्टर में रिसेशन नहीं था। उन्होंने कहा कि ओला और उबेर के कारण कार्स लोग नहीं खरीद रहे हैं, भाई ट्रैक्टर्स भी नहीं खरीद रहे हैं। हैवी व्हीकल्स जो ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स की बात जो कर रहे हैं ना, ट्रक्स भी नहीं लोग खरीद रहे हैं। तो बात क्या है ना कि सिर्फ ऑटो सेक्टर एक आपको एग्जाम्पल दिखा रहा था कि देखो रिसेशन है। आपको मैं एक और जानकारी दे दूं, एक बहुत बड़े सूरत में एक मर्चेंट है, वो हर साल अपने जो एम्प्लॉयज़ है ना, उनको घर और गाड़ियाँ गिफ्ट करते थे दिवाली में। मतलब उसका हमेशा दिखता था कि बहुत बड़ा सा कोई ग्राउंड है, गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पे और वो खड़े हैं, गाड़ियों की चाबी दे रहे हैं, घर की चाबी दे रहे हैं अपने स्टाफ को। इस बार उन्होंने अपने स्टाफ को कहा है आप लोग की नौकरी बची हुई है, बहुत बड़ी बात है, अभी कुछ नहीं दे सकते। ये 2007-8 में जो रिसेशन आया था उससे बुरा रिसेशन है, उनका कहना है। और मैं आपको जानकारी दे दूं, 2007-8 में मैं इसी फील्ड में थी और बस बिल्कुल न्यू कमर थी। तो उस समय जो सर्विस टैक्स था ना, अब तो जीएसटी है, सर्विस टैक्स 12.36% था, जिसको घटा के 10% किया गया था। तो मेरे सीए ने कहा था कि देखिए मैडम बात क्या है ना, क्योंकि जैसे 12.36 हुआ ना, थोड़ा सा मुझे गुस्सा आया कि ये बढ़ गया है। तो उन्होंने बताया मुझे कि 2007-8 में 12.36 ही था, जिसको घटा के 10 इसलिए किया गया था क्योंकि रिसेशन आ गया। तो रिसेशन ख़त्म हुआ है, इसलिए फिर से 12.36 कर दिया गया था अराउंड 2009-10 में। तो उनका ये कहना था। आज के डेट में वही जीएसटी के रूप में 18% है हमारे सर पर, और बाकी तो ऑटो सेक्टर पर 28% है। आज बिकॉज ऑफ रिसेशन हर सेक्टर रो रहा है, कह रहा है कि जीएसटी घटा दीजिए, तो शायद कुछ हम लुभावने ऑफर दे सके लोगों को, तो लोग थोड़ा सा लालच में खरीद लें हमारे। तो वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकार का कहना है हम जीएसटी कम करेंगे तो हमारा 42,000 करोड़ की जो कमाई है जीएसटी से वो कम होगा। तो इसीलिए सरकार को भी थोड़ा सा एक लीनियंट व्यू लेना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि आप उस सेक्टर को ही मार दो
तो फिर आप जीएसटी कमाते रह जाओगे। भाई सेक्टर को जिंदा रखोगे तब ना जीएसटी आएगा। तो आप जैसे ऑटो सेक्टर बोल रहे हैं ना, ऑटो सेक्टर तो एक सेक्टर है। अब जैसे जितने हीरा व्यापारी हैं उन्होंने भी कह दिया है कि प्रॉब्लम है। हर क्षेत्र का आपको महसूस हो रहा होगा कि ये चीज़ें हम लोग को पता नहीं चल रही थी, वरना देखा जाए तो आपके जैसे एविएशन इंडस्ट्री है ये मार खाया हुआ है ना। आपको क्या लगता है कि जो अचानक किंगफिशर वगैरह जो बंद हुआ, या फिर आपका जो एयरवेज जेट एयरवेज जो बंद हुआ, तो वो सब भी एक तरह से देखा जाए तो एक सूचना दे रहा था कि देखो रिसेशन बहुत भयानक तरीके से आने वाला है। ये समझना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, अब BS6 की जो बात कर रहे हो साहिल, वो वन ऑफ द रीजंस है जिसके कारण उसमें ऑटो सेक्टर में आया है। वाटर क्राइसिस तो हम करेंगे ही, रुको अभी काजल। जो रिसेशन की बात कर रही हूँ मैं यही पूछ रही हूँ, रिसेशन में आप लोग कुछ पॉइंट्स तो दो मुझे। आप लोग कोई पॉइंट्स दोगे ही नहीं। जानते हो लाइव क्लास से ज़्यादा अच्छा हमारा क्लास चलता था ये फेस टू फेस। उसका रीज़न क्या था ना, बच्चे पार्टिसिपेट करते थे। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आप लोग को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हम रिसेशन की जो बात करेंगे ना, हम लोग बहुत ज़्यादा इसको वर्ल्ड में ले जाएंगे ना, तो 250 वर्ड में समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग अभी रिसेशन इन इंडिया की ही बात करेंगे, ठीक है। यस काजल, डीमोनेटाइजेशन ने इफेक्ट किया है, पैसा ही निकाल लिया बाजार से, बिल्कुल सही है। नहीं, रूट कॉज रजत, आप जो रूट कॉस्ट बता रहे हो वो एक्चुअल रूट कॉस्ट नहीं है। रूट कॉस्ट वो नहीं है कि आप के फादर चाहते हैं आप इंजीनियर बनो, वो रिसेशन का रूट कॉस्ट हो, वो नहीं है।
पहले इतना उतारिए। बताओ क्या लिख रहे हो। डीमोनेटाइजेशन बिल्कुल सही है, मैं उसमें आ रही हूँ। विजय कल्याण, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल सही है। जनरल इलेक्शन का भी सही कह रहे हो, क्योंकि इलेक्शन के बाद देखते हैं कि जो प्राइस को रोका रहता है इलेक्शन के बाद बढ़ा देता है। एंड राइजिंग नंबर ऑफ एनपीएस बिल्कुल सही है, आपका बिल्कुल सही है। साहिल, फ्लड इन इंडिया, देखो हर साल आपदा आती रहती है। आप फ्लड की बात कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि फ्लड के कारण आपका इन्फ्लेशन आया है और जिसके कारण रिसेशन हुआ, ऐसा नहीं है। ओके, आपने क्या लिखा मैं देख लेती हूँ लास्ट का। मनी फ्लो कम हुआ है, वरुण बिल्कुल सही है। मनी फ्लो बिल्कुल कम हुआ है, बिल्कुल सही है, और उसका कारण है डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, चलो इतना आप मिटा दो, इतना जो इन लोगों ने बताया है ना वो मैं ऑलरेडी इंक्लूड कर रही हूँ, मिटाइए। आ जाओ, देखो रिसेशन इज डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ नेगेटिव ग्रोथ। रिसेशन जो है वो पीरियड ऑफ नेगेटिव ग्रोथ है। अब लो डिलीट मार के। रिसेशन इज अ पीरियड इज डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ नेगेटिव ग्रोथ, यानी ग्रोथ ऊपर नहीं जा रहा होता है आपके ग्राफ में, बल्कि ये जो ग्राफ है उसमें ग्रोथ नीचे आ रहा होता है। ठीक है, फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, मतलब जो तिमाही निकाला जाता है ना वो 1 क्वार्टर का निकाला जाता है कि 3 महीने में क्या है। तो कम से कम 6 महीने आपको अगर ऐसा दिखे ग्राफ नीचे जाता हुआ, ऊपर जाता हुआ नहीं, कम से कम 2 तिमाही में ऐसा दिखे। तिमाही मतलब होता है 1 क्वार्टर। रिसेशन क्या होता है हम विटनेस करते हैं, हम देखते हैं। रिडक्शन इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनकम, यानी लोगों के इनकम में कमी आएगा, प्रोडक्शन में कमी आएगा, सेल में कमी आएगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन में कमी आ रहा है, सेल में कमी आ रहा है, देखो क्या होगा, सेल में कमी है तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो लोग हमें कम चाहिए, लोग कम चाहिए तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और जब लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो अगर हम टोटल नंबर से ऑफ पीपल से डिवाइड करके इनकम निकालेंगे तो ऑलरेडी इनकम तो कम हो ही जाएगा, राइट। देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट कॉज रिसेशन। अब मैं आ रही हूँ सेकेंड पैराग्राफ में, जब मैं रिसेशन का कारण बता रही हूँ। सबसे पहला कारण है इन्फ्लेशन। आप पहले समझ लें इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन होता है दाम का बढ़ना, सब चीज़ों की कीमतों का बढ़ना, चाहे वो गुड्स हो, सामान हो, या किसी तरह का सेवा हो। और देखो धीरे धीरे तो सब चीज़ का दाम बढ़ रहा है। 1970 से लेके अब तक देखोगे तो बहुत चीज़ों का दाम बहुत ज़्यादा 3 गुना 4 गुना बढ़ा है। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा दाम बढ़े, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। द अपसर्ज इन द प्राइसेस मे बी ड्यू टू वेरियस रीजन्स। अब ये जो ऊपर प्राइस जा रहा है उसका रीज़न क्या है? सबसे पहला इंक्रीज्ड रेट ऑफ प्रोडक्शन, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ का दाम बढ़ गया। अब देखो होता क्या है ना, सरकारें समझती हैं, हम नहीं समझते। क्या हमें समझना पड़ेगा कि मान लो एक छोटा सा कंपोनेंट है जिसका दाम बढ़ गया, और उस कंपोनेंट का इस्तेमाल जो होता है टेलीविज़न में होता है, तो टेलीविज़न का दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया ना, यानी कहोगे यार कहाँ, इसका तो इस्तेमाल होता ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका इस्तेमाल जितने चीज़ों में होगा सबका दाम बढ़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो गया। रेट ऑफ टैक्सेस हाई होगा तो कीमतें बढ़ेगी। अब जैसे पहले हम 100 रुपये में 12 रुपये चार्ज करते थे स्टूडेंट से, जब रिसेशन आया 2009-10 में, 8-9 में, तो हम 100 रुपये में 10 रुपये चार्ज कर रहे थे सर्विस टैक्स के रूप में। आज हर 100 रुपये में 18 रुपये टैक्स कर रहे हैं, टैक्स चार्ज कर रहे हैं जीएसटी के रूप में। इसका मतलब है कि जब टैक्स बढ़ा तो दाम कहाँ से आएगा? लोगों से लिया जाएगा। अब जैसे गाड़ियों पे 28% जीएसटी है, तो आप सोचिए कि अगर आप 28% का मतलब समझिए, आपको कम लग रहा होगा। अगर आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं जो 1 लाख रुपए की है, अब आप सोचिए 1 लाख में आप 28,000 रुपया टैक्स दे रहे हैं,
यानी अगर आपकी छोटी से छोटी गाड़ी भी लो, जो मान सकते हैं कि क्या है अराउंड 5 लाख की भी गाड़ी लोगे, तो देखो 28 के हिसाब से 5 गुना करो तो यानी कि 1.25 लाख रुपए तो आप क्या कर रहे हो, टैक्स दे रहे हो। तो इसका मतलब आप समझो कि टैक्स का क्या हालत है। ठीक है, सडन डिक्रीज इन प्रोडक्शन, होता क्या है ना, अब डिमांड है 10 चीज़ों की, प्रोडक्शन हम 15 कर रहे हैं तो 5 सरप्लस है। अब अचानक क्या होगा, डिमांड 10 हो गया तो लोगों को लगेगा अरे यार कमी हो रही है, चलो एक आध खरीद के और रख लें। तो क्या होगा, अगर उसमें से 4 लोगों ने भी 2-2 खरीद लिया तो बाकी क्या होगा कि 4 लोगों को तो मिलेगा नहीं और बाकी 2 लोग भी घबराएगा, पता नहीं बाजार से गायब है। तो क्या होता है ना, प्रोडक्शन की जब कमी आती है तब उसका दाम बढ़ने लगता है, क्योंकि फिर जो ट्रेडर्स होते हैं उनको लगता है कि जो लोग परेशान हैं उनसे ज़्यादा पैसा निकाला जा सकता है, तो वो क्या करते हैं ना, जो बची हुई चीज़ें उनका दाम बढ़ा देते हैं। तो डिक्रीज इन प्रोडक्शन अगर होगा तो भी इन्फ्लेशन आएगा, या फिर रेड्यूस कंपटीशन इन दैट फील्ड। अगर 2-4 बड़े प्लेयर उस फील्ड को छोड़ दिए तो बाकी अपना दाम बढ़ा देते हैं। जैसे क्या हुआ, जेट एयरवेज जैसे बंद हुआ, इंडिगो वगैरह जो कि बिल्कुल अपना रेट कम किए तो उन्होंने फट से बढ़ा दिया दाम, क्योंकि उनको पता चल गया कि जो एक कॉम्पिटिटर था मार्केट का, 2 कॉम्पिटिटर्स ख़त्म है, किंगफिशर बहुत खत्म पहले ख़त्म, अब जेट एयरवेज गया, उन लोगों ने अपनी कीमतें बढ़ा दी, क्योंकि क्या हुआ ना, रिड्यूस्ड कंपटीशन हो गया। जहाँ पे जिस फील्ड में मोनोपोली होगा किसी एक व्यक्ति का या एक कंपनी का, उसका दाम बढ़ जाता है। ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम है? देखिए, आप पूछ रहे हो रिसेशन और इन्फ्लेशन का कारण का डिफरेंस क्या है। भाई इन्फ्लेशन तो कॉज है, रिसेशन इज द रिजल्ट। ध्यान से देखो, रिसेशन है क्या, नेगेटिव ग्रोथ है। अगर आप कहोगे ना इन्फ्लेशन, कमोडिटी का दाम बढ़ गया, दिस इज इन्फ्लेशन। इससे क्या हुआ, नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है मार्केट का ओवरऑल, यानी कि प्रोडक्शन और सेल कम हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव जो जा रहा है वो रिसेशन है। रिसेशन इज द रिजल्ट, इन्फ्लेशन इज द रीजन। अब आइए आगे लिखो, ये तो मैंने इन्फ्लेशन का लिख दिया आपका कि देयर आर मेनी फैक्टर्स। पहला फैक्टर मैंने लिखा है इन्फ्लेशन। अब मैं आगे सेकेंड फैक्टर लिखूंगी, लेकिन जानते हो जिस समय डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसी समय मनमोहन सिंह ने कहा था कि 2% कम हो सकता है, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 2% कम हो सकता है। लेकिन क्या है ना, हम लोग को सुनने की आदत है नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने ऐसे में किसी का नाम लिखेंगे ना, तो प्रॉब्लम ये होगा कि हम पॉलिटिकल पार्टी के प्रो या एंटी दिखने लगेंगे। इसीलिए हम सिर्फ रीजंस लिखेंगे बिना किसी के कहे हुए कोटेशन का। ठीक है, लिखो आगे।
ये सारा हटा दो, सब डिलीट मारो। सिर्फ विजय कादियान का छोड़ देना, बाकी सब हटा दो भी। हो गया? देखो, with inflation a person now has the capacity to buy less। मतलब क्या हुआ? मान लो मेरे पास 1000 रुपये मेरा इनकम में से मैं 1000 रुपये खर्च करती हूँ, मान लो किसी अपने हेल्थ केयर में, ठीक है ना, हेल्थ केयर में 1000 रुपये खर्च करती हूँ। अब हुआ क्या कि सरकार ने जीएसटी लगा दिया किसी हेल्थ केयर सर्विस, चाहे मैं चलो जिम की बात कर लूँ, उन्होंने लगा दिया उस पर क्या कि आप पर 28% सर्विस टैक्स होगा। चाहे मैं पेट्रोल लेती हूँ उस पर उसका दाम बढ़ गया, तो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, मैं 1000 रुपये में ही काम चलाना चाहूँगी। मैं जो दवा खरीद रही हूँ या जो पेट्रोल खरीद रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि भाई अब इसका जो 1000 रुपये में मेरे पास 100 कैप्सूल आ जाते थे, जिससे मैं अपना विटामिन्स की गोली हो या मैं इतना लीटर पेट्रोल खर्च कर लेती थी, तो मैं सोचूंगी कि भाई अब उसको और 50 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी ना, मैं अपना इनकम तो बढ़ा नहीं पा रही हूँ, ठीक है, मेरा इनकम तो फिक्स्ड है, तो मैं क्या करूँगी, इस कमोडिटी को 100 नहीं खरीद के अब मैं कोशिश करूँगी चलो 90 में काम चल जाए, क्योंकि मेरा इनकम तो नहीं बढ़ाना, दाम बढ़ गए। तो मैं क्या करूँगी कि जिस रुपयों में मैं 100 चीज़ें खरीद लेती थी, अब मैं 90 चीज़ ही खरीद पा रही हूँ। यानी मैंने जो घटाया अपना एक्सपेंडिचर, 10 यूनिट मैंने कम कर दिया। ऐसे कम से कम 1 लाख लोग होंगे जो अपना 10-10 यूनिट कम करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खरीद नहीं पा रहे हैं। अब हम सब मिलकर कोई एक्स कंपनी का ही कमोडिटी खरीदते हैं। अब अचानक इन्होंने देखा क्या कि ये करीबन 505 मिलियन, ठीक है ना, 5 मिलियन यूनिट, अब 500 मिलियन 500,000 यानी कि 500,000 हो गया ना, मिलियन में 6 जीरो होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इतना कम हो गया, 500,000 इतना कम हो गया, यूनिट का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतना सेल कम हो गया। यानी अगर उसके पास 5 लाख यूनिट अगर कम बिक्री हो रहा है, तो वो इसको अगर प्रोडक्शन करेगा, तो मान लो अगर ये प्रोडक्शन किया तो उसकी बिक्री तो होगी नहीं। अब उसकी बिक्री नहीं होगी तो क्या करेगा, उसको जमा करके थोड़ी रखेगा। जो अभी गाड़ियों में हुआ, गाड़ियों में क्या हुआ, लोगों ने अपने जो मारुति है, अशोक लेलैंड है, इन लोगों ने एक सप्ताह 18 दिन अपनी कंपनीज को बंद करके रख दिया। क्यों? क्योंकि जो माल बन चुका है वो बिक्री नहीं हुआ है। तो ये क्या करेंगे ना, अपना प्रोडक्शन घटाएंगे। जब प्रोडक्शन घटाएंगे, क्योंकि सेल कम है, प्रोडक्शन घटाया, अगर प्रोडक्शन घटाया तो इसका रेवेन्यू तो घटेगा ही। क्यों? सेल कम है तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा, पैसा बिकेगा तब ना आएगा। अब रेवेन्यू जब इसका कम हुआ तो इनको इतना प्रोडक्शन कम करना है। अब इसके पास जितने आदमी है, वो आदमी ये क्या करेगा, या तो उनको बिठा देगा, जैसे मारुति ने, अशोक लेलैंड वगैरह ने बिठाया, कहा क्या कि 18 दिन या 15 दिन या 10 दिन कंपनी बंद रहेगी, तो उतने दिन या तो लेबरर्स को बिठा के सैलरी दो, और नहीं तो क्या करो, विदाउट पेमेंट आप उनको छुट्टी कर दो। या तो फिर क्या करें, तो कंपनीज में जो स्टाफ है उसकी कमी की जाए, जो लेबरर्स उनकी कमी की जाए, जिसको हम लोग कहते हैं छटनी, है ना, रिट्रेंचमेंट। यही प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द एक्सपेंडिचर, रिट्रेंचमेंट जो होता है। उन्होंने क्या किया, लोगों को छटनी कर दिया। छटनी करेगा तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। वही देखो, a person now has the capacity to buy less with the same amount of money. He then tries to manage with his source of income। मैंने यही कहा
कि ये 1000 रुपये इसके पास ही है, एंड बाइस लेस क्वांटिटी और नंबर ऑफ गुड्स, यानी कि अब वो क्या किया, 100 के बदले में 90 ही खरीदा। लेस परचेस रिजल्ट्स इन लेस सेल, इन्होंने देखा कि मेरे पास 5 लाख यूनिट जो है अब कम बिक रहा है, तो क्या करेगा, लेस जनरेशन ऑफ रेवेन्यू हुआ, सेल कम होगा तो इसके पास पैसे कम आए। कंपनी क्या करेगी, बोलेगी इतना कम बिक्री हो रहा है तो इतना कम हम प्रोडक्शन करेंगे। फिर वो क्या करेगी, लोगों को या तो बिठा देगी या तो ले ऑफ करेगी। ले ऑफ का मतलब ही होता है नौकरी से निकालना। और इससे क्या होगा, सर्ज मतलब अचानक बढ़ना इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप खुद देखो कैसे कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ। कैस्केडिंग होता है ना, जब एक चीज़ दूसरे को कॉज करता है, दूसरा तीसरे को कॉज करता है, वही कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ अवर रिड्यूस्ड परचेसिंग पावर। खाली क्या हुआ था कि हम 100 के बदले में 90 खरीद रहे हैं, बस रिड्यूस्ड, हमने क्या किया, मात्र 10 यूनिट कम किया या 5 यूनिट कम किया, लेकिन ऐसे करके लाखों लोगों ने कम कर दिया ना, ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट एंड सेक्टर्स ऑफ द कंट्री। देखो कितने सारे सेक्टर्स पर वो इफेक्ट डाला है। यस विजय, आपका बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है, आप देते रहो। और वो उस दिन भी मैंने लिखवा दिया था, ये वाला जो पॉइंट है आपका ऑटो सेक्टर वाले में, इसलिए मैं इसको ऑटो सेक्टर को इसमें बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी। कारण क्या है, ऑटो सेक्टर का अगर लिखना है तो उसमें से एक पैराग्राफ जो आपको जेन्युइन लगे, जो एकदम इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ लगे, वो लिखे, उसको यहाँ पे चाहो तो आप इंक्लूड कर देना, पैराग्राफ चेंज करो। डीमोनेटाइजेशन के बारे में अगर पढ़ना है ना, तो आप पढ़ लेना अपना जो वॉल्यूम 3 मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है ना, वो पढ़ लेना। देखो हमें सरकार के फेवर में लिखना पड़ता है, क्योंकि आप समझ सकते हो, आप सरकारी नौकरी करने जा रहे हो, सरकार के नौकर बनने जा रहे हो, तो आप सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। तो उसमें जितने भी उन्होंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताया था ना डीमोनेटाइजेशन का, वो सारा है। अब मैं डीमोनेटाइजेशन का जो इफ़ेक्ट हुआ है हमारे इकोनॉमी पे, वो मैं मेंशन करने जा रही हूँ, ठीक है।
आगे अभी और लिखना है, पहले इतना उतारो। देखो, एक और वाइटल और अनयूजुअल रीज़न है जो आज का रिसेशन है ना उसके पीछे एक अनयूजुअल रीज़न है। वो रीज़न है डीमोनेटाइजेशन। 8 नवंबर 2016 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि जो इंडियन रुपी है जिसका डिनोमिनेशन है 500 और 1000, वो अब लीगल टेंडर नहीं रहेगा रात के 12 बजे से। अचानक क्या हुआ, आपके पास 1 लाख रुपया है 1000 के नोट में और आपका कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि वो लीगल टेंडर है ही नहीं। इसका मतलब जो आपके हाथ में है वो कागज़ का टुकड़ा है, आप उससे कुछ भी खरीद नहीं सकते। लोगों के पास क्या हुआ, परचेसिंग पावर अचानक ज़ीरो हो गया, बिकॉज 100 रुपये का नोट ही कितने लोग रखते थे। मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स दुकान सजा के बैठे हैं कि ग्राहक आएगा। 8 तारीख को शाम को भीड़ भाड़ है पूरे दुकान में और 9 तारीख को आपके पास एक भी ग्राहक नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, अचानक 2-3 दिन के बाद मैं एक मॉल में चली गई थी। मुझे लगता है 10-11 तारीख को अचानक किसी चीज़ को खरीदने के लिए मैं चली गई थी। मुझे ना याद नहीं रहा कि डीमोनेटाइजेशन हुआ है, और मैंने जब मॉल के अंदर देखा तो मुझे लगा कोई आतंकवादी घटना तो नहीं हो गई है कि जो एकदम शांत है, कोई आदमी तक नहीं दिख रहा है, क्या कुछ हो गया है क्या। तब अचानक ध्यान आया कि अरे डीमोनेटाइजेशन हुआ है। इसके बाद लोगों के पास तो पैसे ही नहीं है। इनफैक्ट दुकान कुछ खुले थे कुछ बंद थे, और जो दुकान खुले भी थे उसमें ग्राहक तो छोड़ो, दुकानदार भी वहाँ से गायब था। द रीज़न इज़ मॉल के अंदर है, कोई उठा कर तो ले नहीं जाएगा और कोई खरीदने वाला ही मौजूद नहीं वहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया। अचानक उन्होंने पाया कि हमारे पास गुड्स तो है लेकिन बायर नहीं है, और ये कंडीशन सेम रहा 3 महीने तक, क्योंकि आपको पता है दिसंबर अंत तक सबके पास था कि चेंज करवाना है, तो लोग बैंक के बाहर लाइन में ज़्यादा खड़े हो रहे थे और दुकानों के अंदर तो आदमी नहीं था। मैन्युफैक्चरर्स को आप समझना पड़ेगा चेंज माइंडसेट ऑफ द इंडियंस। आप देखो वो जो 3 महीने की स्केर्सिटी थी ना, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था पता है, मार्केट में पहले 2000 के नोट पहले आए। इसका मतलब है कि हमारे पास एक तो 100 का नोट नहीं है और आप 2000 के नोट पहले दे दिए, हमें 500 का भी नोट नहीं दिया पहले। तो इससे क्या हुआ ना, लोगों के पास ऐसे डिनोमिनेशन का पैसा पहले आया जिसको वहाँ पर आपको छुट्टे कराना भी बहुत दिक्कत की बात थी। तो लोग क्या हुए ना, ये जो परचेसिंग पावर कम हुआ लोगों का, लोग वाइज भी हो गए और लोग पैसा अब सोच समझ के खर्च करने लगे। ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा माइंड पे इफेक्ट डाला लोगों का कि भाई पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कभी उस पैसे का इम्पोर्टेंस समझा ही नहीं। हमारे पास पैसे थे, हम खरीद लेते थे। छोटे छोटे चीज़ों के लिए लोग लाइन में लगे हैं, 150 से अधिक लोग मरे हैं, और जितने भी गरीब मजदूर थे, जो दिहाड़ी वाले थे, वो काम के लिए परेशान। लोग कहते थे काम कहाँ से दूँ, मेरे पास काम तो है लेकिन तुम्हें देने के लिए पैसा, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें दे सकूं। बस वही प्रॉब्लम था। हैज़ द स्केर्सिटी ऑफ परचेसिंग पावर हैज़ मेड अस वाइज एंड स्टिंजी।
यस, बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है, करो। ओनिंग, सॉरी, ठीक है, ओनिंग ठीक है। यस काजल, बैंक्स के बाद पैसे नहीं हैं, इसीलिए अब ऑटो लोन भी जो बहुत पहले आसान था अब वो ख़त्म हो गया, ऑटो लोन्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अब देखो क्या हुआ, हमारे हाथ में जब पैसे नहीं होते हैं ना तो हम कंजूस हो जाते हैं और बहुत समझदार भी हो जाते हैं पैसे को खर्च करने में। हम अब अपने पैसे को जुडिशियसली खर्च करते हैं, यानी कि समझदारी से। 28% GST पे करके, 15,000 रुपये एक ड्राइवर को पे करके, 3,000 रुपया पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर्स को पे करना पड़ता है हर महीने जहाँ आप पार्क करने जाओ, ठीक है। यानी कि मैं आपको सिर्फ 30 दिन के हिसाब से भी देख रही हूँ तो 100 रुपया रोज़ की बात कर रही हूँ। 6,000 से 8,000 पेट्रोल पर एवरी मंथ
और उसके बाद हर 3 महीने 6 महीने के बाद अब मेंटेनेंस कराने जाओ तो आपकी गाड़ी को काफ़ी अच्छा खासा खर्च होता है मेंटेनेंस में, गाड़ी के सर्विसिंग में, है ना। इससे क्या हुआ, इंडियंस एक जो ड्रीम होता था पहले अपनी गाड़ी अपना घर, तो अब गाड़ी से सब छुटकारा पाना चाह रहे हैं। अब जो वाइस यूथ है वो ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रेफर करता है। डीमोनेटाइजेशन ने एक और काम किया, थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को शट डाउन होना पड़ा क्योंकि उनके पास बहुत कम पूंजी था और वो डेली बेसिस पे अपने लेबरर्स को पे करते थे और इंडस्ट्री चलाते थे। इससे क्या हुआ, पूरे ओवरऑल जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है ना, ध्यान रखना हमारा इकोनॉमी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से बना हुआ है और इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। हम सोचते हैं ना अनऑर्गेनाइज्ड है, टैक्स पे नहीं करता, ये नहीं है, इसको बंद करना चाहिए। देखो बात क्या है ना, अधिकतर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है इंडिया में यही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ही जनरेट करता है। इसीलिए लेबरर्स वगैरह को जितना इन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट दिया था सबका ख़त्म हो गया, ठीक है। 6 महीने के अंदर ही अंदर जीएसटी आ गया। अब इससे क्या हुआ कि एक तो डीमोनेटाइजेशन में लोगों के पास परचेसिंग पावर ख़त्म, उसके कारण प्रोडक्शन कम, और परचेसिंग पावर मेरे पास है ही नहीं और आपने टैक्स बढ़ा दिया तो जो सामान पहले 100 रुपये का था वो 110 रुपये का हो गया। क्योंकि आप समझ सकते हो सर्विस टैक्स 12% था, आज हम वो सर्विस टैक्स 18% दे रहे हैं ऑन मेनी थिंग्स, फिर ये कुछ तो 28% है, ठीक है। तो क्या हुआ, उसका दाम बढ़ गया। आपके पास पैसे नहीं और दाम बढ़ जाए तो फिर आपके परचेसिंग पावर तो और रिड्यूस्ड होता है ना।
पहले इतना कर लो। निपुण ऑफलाइन बैच तो अभी हमने रोका है बेटा। देखो वरुण, आप जो कह रहे हो ना 18%, 10 और 12% होना चाहिए, 28%, 15% होना चाहिए। ये जो ऑटो सेक्टर है ना, उन्होंने खुद कहा है कि 28 को 18 भी करोगे तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप 15 या 16 करो तब हम सर्वाइव कर पाएंगे। सीधा सरकार ने कहा है कि 28 तो भूल जाओ, हम कुछ भी कम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारा ये जो कलेक्शन ऑफ मनी है वो इकोनॉमी को, हम लोग को चलाने में हेल्प करता है, इसलिए हम कुछ भी कम नहीं करेंगे, ये कह दिया है सरकार ने। निपुण, जितना भी आप कंटेंट्स डाल सकते हो कंटेंट डालो, ठीक है। हाँ, बैड डेट जो है बैंक्स का ना, वो भी एक रीज़न है काजल, लेकिन मेरे पास 250 वर्ड ही है। आप एक काम कर सकते हो, जहाँ पे हमने रीजंस लिखे हैं ना, वहाँ पे बैड डेट भी लगा सकते हो बैंक्स का। ऑल गवर्नमेंट्स को समझना पड़ेगा कि कस्टमर्स ड्राइविंग फोर्स है इकोनॉमी का। एक सिटीजन जिसके पास कैश की कमी हो, बहुत खराब होता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि वो कुछ खरीद ही नहीं सकता। अब वो कुछ खरीद नहीं सकता तो बिकेगा नहीं तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंपनी बंद होगी, है ना। इमीडिएट स्टेप्स लेना चाहिए इस प्रॉब्लम को जड़ में ही, यानी कि बड में ही, बड मतलब होता है कली में ही ख़त्म कर देने का। गवर्नमेंट सबसे पहले गवर्नमेंट को लिक्विडिटी सिस्टम में डालना पड़ेगा। जैसे एक बार मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि आपने जो बिज़नेस देखा है ना मैडम 2015-16 में, वो आप 10 साल तक नहीं देख सकती। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि जो पैसा सिस्टम में था, इकोनॉमी में जो पैसा था, वो पैसा अचानक पूरा निकल गया है, और वो पैसा उस सिस्टम में दशकों में आया है। दशकों में, आपको पता है 1970s में एक बार डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उसके बाद तो डिमोनेटाइजेशन हुआ नहीं था, यानी दशकों में वो पैसा उस सिस्टम में आया था, अचानक वो पैसा निकल गया है। आप कैसे उम्मीद करते हो कि 1-1.5 साल में वो पैसा सिस्टम में आ जाएगा? लेकिन यहाँ बात हो रही है सिर्फ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज है उसमें, कि उनके पास भी लिक्विडिटी क्राइसिस है। और ये मैंने ऑटो सेक्टर में डिस्कस किया था कि जो गांव वगैरह में ट्रैक्टर्स हो या मोटरसाइकिल हो, जो गांव के लोग खरीदते हैं, वो NBFC से ही फाइनेंस करवाते हैं। अब उनके पास ही पैसे नहीं हैं, तो सबसे पहले सरकार को बैंक्स को पैसा देना पड़ेगा, इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा लिक्विडिटी सिस्टम में, ताकि लोगों के पास परचेज, बैंक के पास पैसा आएगा ना, तो बैंक लोन देने के लिए रेडी हो जाएगी। उनके पास रुपया आएगा तो लोन देगी, लोन देगी तो लोग लोन लेंगे, उनके पास परचेसिंग पावर आ जाएगा। आज ऑटो सेक्टर में मंदी इसलिए भी है कि आप बैंक बहुत सोच समझ के आपको दे रही है लोन। उसके बाद GST काउंसिल को भी रिव्यू करना पड़ेगा, GST स्लैब्स को, खासकर उस सेक्टर्स वाले को जो कि बिल्कुल रिसेशन में चक्कर खा रहे हैं बेचारे। रीलिंग मतलब होता है ना, फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना, जैसे चक्कर आ जाना, उसको रील करते हैं। इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल पॉलिसी विल ऑल्सो हेल्प। सरकार को पता है क्या करना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा सेक्टर्स में। सरकार अगर उस सेक्टर्स में पैसा स्पेंड करेगी तो वो सेक्टर क्या होगा ना, अपने कर्मचारियों को नहीं निकालेगी। कर्मचारियों को नहीं निकालेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो लोगों के पास परचेसिंग पावर रहेगा, और परचेसिंग पावर रहेगा तब लोग चीज़ों को खरीदेंगे, तब इकोनॉमी ग्रोथ करेगा। इसीलिए फिजिकल पॉलिसी भी इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है। गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा रिसेशन, एवरी कंट्री को वेरी सीरियसली। क्यों? क्योंकि रिसेशन क्या कर सकता है ना, वो बताता है। क्या? ग्रेट डिप्रेशन जो आया था अमेरिका में और पूरे दुनिया को उसने घुमा के रख दिया था, बहुत बुरी हालत हुई थी पूरे वर्ल्ड का। इसीलिए वहाँ से सबक लेके और हर कंट्री को रिसेशन को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। लिखिए,
आपके पास मोर देन सफिशिएंट वर्ड्स आ चुका। हो गया? क्या लिखे हो काजल? The real purpose of demonetization was financial inclusion, which ultimately must have increased the flow of money in the market, but now we are seeing the opposite outcome. Why? काजल, मैं आपको बता दूँ एक चीज़। उस समय कहा गया था कि ये जो पैसा है ना, जो आतंकवादी और अलगाववादी यूज़ कर रहे हैं, वो पैसा है जो नकली नोट छाप के यूज़ कर रहे हैं। देखो एक चीज़ है, हम उस समय 1000 रुपये और 500 रुपये में नकली नोट कैसे पहचाना जाता था वो जानते थे। आज तो हम वो भी नहीं जानते हैं। पहले तो कम से कम हम नकली नोट आइडेंटिफाई करके उसको उसी समय फाड़ के और आगे सामने वाले को धमका भी देते थे। अब तो वो नहीं कर सकते क्योंकि हमें पहचान ही नहीं आता। लेकिन जैसे ही नया नोट आया वैसे तुरंत ही थोड़े दिनों के बाद फिर से वो सब शुरू हो गया था। लेकिन देखो अब जो काम किया सरकार ने, यही काम उस समय कर लिया होता तो फिर हमें ये रीज़न देने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए हम डीमोनेटाइजेशन दे रहे हैं। मतलब क्या होता है ना कि आप एक सांप को मारने के लिए पूरा खेत जला दो, ये लोगों ने एग्जाम्पल दिया था कि एक सांप को मारने के बदले में पूरा खेत जला दिया कि वो सांप को मारना है इसलिए खेत जला दो तो सांप मर ही जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि आपने जो वो रीजंस दिए थे ना उस समय, वो सारा रीजंस एक एक करके फेल किया। हाँ, सरकार का कहना है कि ऐसे बहुत सारे फर्जी कंपनीज चल रहे थे तो फर्जी कंपनीज को हम आइडेंटिफाई कर पाए डीमोनेटाइजेशन करके, और उसके बाद उनको हमने बंद किया है। सरकार के अपने कथन हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो हम देख रहे हैं उस समय से हमारा जो परचेजिंग पावर रिड्यूस हुआ है ना, वो रिड्यूस होता चला गया। ठीक है, fund flow in equity and debt market will get a boost and will lead to an increase in the velocity of the money and help in increasing the quantum of transactions in the economy. Yes, सबसे मेन चीज़ है कि जो आप फंड फ्लो, वही सेम चीज़ है बेटा, जो लिक्विडिटी फ्लो करना है ना, आपको इकोनॉमी में पैसा डालना पड़ेगा। पैसा निकाल लिया हमने। इकोनॉमी देखो, इकोनॉमी रन कब करता है? जब आप उसमें पैसा डालते हो। आपके मैन्युफैक्चरर्स के पास ढेर सारा पैसा आएगा। वो कैसे आएगा? सामान बेच के। ढेर सारा पैसा आया तो उन्होंने और प्रोडक्शन करना चाह रहे, और प्रोडक्शन, क्योंकि माल बहुत बिक रहा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो लोग ज़्यादा चाहिए मुझे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो आप जब तक मार्केट में पैसा नहीं आएगा तो वो इकोनॉमी नहीं चलेगा। हुआ क्या? डिमोनेटाइजेशन से पैसा निकाल लिया ना, सारा का सारा पैसा ही निकाल लिया। फंड फ्लो, ठीक है। CHSL और MTS में डिस्क्रिप्टिव के बाद टाइपिंग टेस्ट भी होता है। आपका CHSL का तो टाइपिंग टेस्ट होता ही है। ठीक है। गवर्नमेंट मस्ट अंडरस्टैंड दैट लोअर द रेट्स आर, देखो वरुण, जो आप कह रहे हो ना कि लोअर रेट्स होगा तो मैक्सिमम कलेक्शन होगा, ये चाणक्य ने भी बोला था कि आप रेट कम रखिए तो कलेक्शन ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा रेट बढ़ाओगे टैक्स चोरी की संभावना उतनी अधिक होती है, क्योंकि लोगों को फिर देना मुश्किल होता है। देखिए बात क्या है, मैं आपको एक और चीज़ समझाती हूँ। जैसे कोई भी बिजनेस में एक प्रॉफिट मार्जिन होता है, और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होता अगर आपका जो प्राइस है वो लो है। अब जैसे पाले जी ने कहा कि भाई 5 रुपये में बिस्किट मुझे बेचना है, तो 5 रुपये में बिस्किट में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। अब आपने GST इतना बढ़ा दिया कि मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन था उससे ज़्यादा GST का मार्जिन है। तो इसीलिए पाले जी का कहना था कि अब मुझे सर्वाइव करना इसलिए मुश्किल हो रहा है कि GST मुझे मार रहा है।
तो प्रॉब्लम यही है कि आप का टैक्स रेट ज़्यादा होगा तो उसमें आदमी प्रॉफिट क्या कमाएगा, उसका लॉस होगा, तो चोरी की संभावना भी ज़्यादा होती है। इसे टैक्स रेट कम करोगे तो कलेक्शन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि लोग विलिंगली फिर देंगे आपको। यस, टैक्सेस शुड बी लो एंड पेनाल्टी शुड बी हाई। वेरी गुड, दैट इज द थिंग। आप टैक्स को लो कर दीजिए और टैक्स नहीं पे करे तो पेनाल्टी हाई कर दीजिए, दैट इज गुड। बिल्कुल वरुण, आपका भी जो है बिल्कुल हमने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि आपके पॉइंट्स को भी स्टूडेंट समझ ले कि ये इसका भी इम्पोर्टेंस है। चलो, ये हो गया, आज हमने रिसेशन कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं। और एक चीज़ और है, आज आपका डेट भी आ गया है डिस्क्रिप्टिव का। एक सीपीओ का उसने कन्फ्यूजन कर दिया है डिस्क्रिप्टिव टियर 2 लिख के, वो मुझे लगता है टाइपिंग एरर है, उस पर ध्यान मत देना क्योंकि ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन में जो टियर 2 है वो ऑब्जेक्टिव है 200 मार्क्स का, तो वो गलती से दे दिया है। टियर 2 जो आपका है वो 29 दिसंबर है शायद, तो याद रखना कि ये एक अच्छी बात ये है कि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है कि अभी मैं चाहूँगी कि टॉपिक्स को थोड़ा आराम से डिस्कस करें, क्योंकि जानते हो आपके 1 महीने के बाद का भी जो करंट होगा ना वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, 1 महीने के बाद का भी करंट। तो मैं 29 तारीख को है आपका डिस्क्रिप्टिव, 29/12 को, यानी आपके पास पूरा नवंबर है एंड पूरा दिसंबर है। तो नवंबर में जो करंट अफेयर्स होंगे ना वो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए अभी हम लोग जो आगे क्लासेस करेंगे, कोशिश यही मेरी रहेगी कि जनरल टॉपिक जो है ना, जो इम्पोर्टेंस फॉर ह्यूमन बीइंग्स है, जैसे वो कहा ना मैंने, वाटर, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब ज़्यादा करा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।